नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले दो वीडियो में हमने युगों का दौर में देखा कि अब तक कैसे कैसे जो है हमारे भारतवर्ष में राजाओं ने राज्य किया था और किस तरह से हमारी संस्कृति का ह्रास या विकास हुआ। अब हम आगे की जो कहानी है वो पढ़ते हैं इसके भाग नंबर 3 में, क्योंकि हमने भारतीय कलाएं पढ़ी थी और भारत का विदेशी व्यापार जो है वो भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे। अब प्राचीन भारत में गणित शास्त्र, यह माना जाता है कि आधुनिक अंक गणित और बीज गणित की नींव भारत में ही पड़ी थी। गिनती के चौखटे को इस्तेमाल करने की फुअड़ पद्धति रोमन और उसी तरह की संख्याओं के इस्तेमाल ने बहुत समय तक प्रगति में बाधा दी, जबकि शून्यांक मिलाकर 10 भारतीय संख्याओं ने मनुष्य की बुद्धि को इन बाधाओं से बहुत पहले मुक्त कर दिया था और अंकों के व्यवहार पर अत्यधिक प्रकाश डाला था। ये अंक चिन्ह बेजोड़ थे और दूसरे देशों में प्रयोग किए जाने वाले तमाम चिन्हों से एकदम भिन्न थे। यूँ कह लीजिए कि गणित शास्त्र जो है वही भारत की ही देन है। भारत में ज्योमिति, अंकगणित और बीजगणित का आरंभ बहुत प्राचीन काल से हुआ था। शायद आरंभ में वैदिक वेदियों पर आकृतियाँ बनाने के लिए एक तरह की ज्योमितीय बीजगणित का प्रयोग किया जाता था। हिंदू संस्कारों में ज्योमेट्रिक आकृतियाँ अब भी आमतौर पर काम में लाई जाती हैं। भारत में ज्योमिति का विकास अवश्य हुआ, पर इस क्षेत्र में यूनान और सिकंदरियाँ आगे बढ़ गए। अंकगणित और बीजगणित में भारत आगे रहा, जिसे शून्य या कुछ नहीं कहा जा सकता और आरंभ में एक बिंदी या नुक्ते की तरह था। बाद में उसने एक छोटे वृत्त का रूप धारण कर लिया। उसे किसी भी और अंक की तरह ही अंक समझा जाता था। विद्यार्थियों, ये दोबारा ये पद्य मैंने गद्य इसलिए ले लिया है क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, नहीं तो हमने ये पढ़ लिया था। शून्यांक और स्थान मूल्य वाले दशमलव विधि को स्वीकार करने के बाद अंकगणित और बीजगणित में तेजी से विकास करने की दिशा में कपाट खुल गए। बीजगणित का सबसे प्राचीन ग्रंथ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट का है, जिनका जन्म 427 ईस्वी में हुआ था। भारतीय गणित शास्त्र में अगला महत्वपूर्ण नाम भास्कर का है, जो 522 ईस्वी का है, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र 628 का है। ब्रह्मपुत्र प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भी था। तो ब्रह्मपुत्र क्या था भाई? प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भी था, जिसने शून्य पर लागू होने वाला नियम निश्चित किए और इस क्षेत्र में और अधिक उल्लेखनीय प्रगति की। इसके बाद अंक गणित और बीजगणित पर लिखने वाले गणितज्ञों की परंपरा मिलती है। इनमें अंतिम और महान नाम भास्कर द्वितीय का है, जिसका जन्म 1114 ईस्वी में हुआ था। उसने खगोल शास्त्र, बीजगणित और अंक गणित पर क्रमशः 3 ग्रंथों की रचना की। अंक गणित पर उनकी पुस्तक का नाम लीलावती है, जो स्त्री का नाम होने के कारण गणित की पुस्तक के लिए विचित्र लगता है। विश्वास किया जाता है कि लीलावती भास्कर की पुत्री थी, गोकी इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। पुस्तक की शैली सरल, स्पष्ट और छोटी उम्र के लोगों की समझ में के लिए उपयुक्त है। इस पुस्तक का संस्कृत विद्यालयों में अब तक कुछ हद तक अपनी शैली का कारण इस्तेमाल किया जाता है। तो विद्यार्थियों, वीडियो को है ना बीच में मत छोड़ा करो, पूरा वीडियो पढ़ो ताकि आपको है ना लेसन अच्छे से, पाठ अच्छे से समझ में आ जाए और प्रश्नों के जवाब भी आप अच्छे से दे सको। 8वीं शताब्दी में खलीफा अल-मंसूर के राज्यकाल में 773-774 ईस्वी कई भारतीय विद्वान बगदाद गए और अपने साथ वे जिन पुस्तकों को ले गए
उनमें खगोल शास्त्र और गणित की पुस्तकें थी। उन्होंने अरबी जगत में गणित शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के विकास को प्रभावित किया। वहाँ भारतीय अंक प्रचलित हुए। बगदाद उस समय विद्या अध्ययन का बड़ा केंद्र था। जिस तरह से भारत में नालंदा जो है ना विद्या अध्ययन का बड़ा केंद्र था, उसी तरह से बगदाद जो है इराक की जो राजधानी है वो बड़ा केंद्र था। और यूनानी और यहूदी विद्वान वहाँ एकत्र होकर के अपने साथ यूनानी दर्शन, ज्योमिति और विज्ञान ले गए थे। मध्य एशिया से स्पेन तक सारी इस्लामी दुनिया पर बगदाद का सांस्कृतिक प्रभाव महसूस किया जा रहा था और अरबी अनुवादों के माध्यम से भारतीय गणित का ज्ञान इस व्यापक क्षेत्र में फैल गया था। अरबी जगत से यह नया गणित संभवतः स्पेन के मूर विश्वविद्यालयों के माध्यम से यूरोपीय देशों में पहुंचा और इससे यूरोपीय गणित की नींव पड़ी। यूरोप में इन नए अंकों का विरोध हुआ और इनके आमतौर पर प्रचलन में कई सौ वर्ष लग गए। इसका सबसे पहला प्रयोग जिसकी जानकारी मिलती है वो 1134 में सिसिली के एक सिक्के में हुआ है। तो सबसे पहले कहाँ प्रयोग हुआ है? सिसिली के एक सिक्के में। और कब? 1134 में। ब्रिटेन में इसका पहला प्रयोग 1490 में हुआ था। विकास और ह्रास। ईस्वी सन के पहले 1000 वर्षों में भारत में आक्रमणकारी तत्वों और आंतरिक झगड़ों के कारण बहुत उतार चढ़ाव आए। फिर भी यह समय ऊर्जा से उफनता और सभी दिशाओं में अपना प्रसार करते हुए कर्मठ राष्ट्रीय जीवन का समय रहा है। ईरान, चीन, यूनानी जगत, मध्य एशिया से उसका संपर्क बढ़ता है और इस सब से बढ़कर पूर्वी समुद्रों की ओर बढ़ने की शक्तिशाली प्रेरणा पैदा होती है। परिणाम स्वरूप भारतीय उपनिवेशों की स्थापना और भारतीय सीमाओं को पार कर दूर दूर तक भारतीय संस्कृति का प्रसार होता है। इन 1000 वर्षों के बीच के समय में यानी चौथी शताब्दी के आरंभ से लेकर के छठी शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य समृद्ध होता था। यानी चौथी शताब्दी से लेकर भाई छठी शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य ही सबसे श्रेष्ठ या शिखर पर होता था। यह भारत का स्वर्णिम युग कहलाता था। तो भाई गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्णिम युग कहते हैं। इस युग के संस्कृत साहित्य में एक प्रकार की प्रशांति, आत्मविश्वास और स्वाभिमान, आत्माभिमान की दीप्ति है और उमंगें दिखाई पड़ती हैं। स्वर्ण युग के समाप्त होने के पहले ही कमजोरी और ह्रास के लक्षण भी प्रकट होने लगते हैं। उत्तर पश्चिम से गोरे हूणों के दल आते हैं और बार बार वापस खदेड़ दिए जाते थे, किंतु धीरे धीरे वे उत्तर भारत में अपनी राह बना लेते हैं और आधी शताब्दी तक पूरे भारत में अपने को राजसत्ता के रूप में प्रतिष्ठित कर लेते हैं। इसके बाद अंतिम गुप्त सम्राट मध्य भारत के एक शासक यशोवर्मन के साथ मिलकर के बहुत प्रयत्न करके हूणों को बाहर निकाल कर बाहर कर देता है। इस लंबे संघर्ष ने भारत को राजनीतिक और सैनिक दृष्टियों से दुर्बल बना दिया। हूणों के उत्तर भारत में बस जाने के कारण लोगों में धीरे धीरे एक अंदरूनी परिवर्तन घटित हुआ। हूणों के पुराने वृत्तांत कठोरता और बर्बर व्यवहार से भरे पड़े हैं। ऐसा व्यवहार जो युद्ध और शासन के भारतीय आदर्शों से एकदम भिन्न है। 7वीं शताब्दी में हर्ष के शासनकाल में उज्जैनी, आधुनिक उज्जैन, जो गुप्त शासकों की शानदार राजधानी थी। तो भाई हर्ष की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। फिर से कला संस्कृति एक शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र बनती है, लेकिन आने वाली सदियों में वह भी कमज़ोर पड़कर धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। 9वीं शताब्दी में गुजरात का मिहिर भोज उत्तर मध्य भारत में छोटे राज्यों को मिलाकर के एक संयुक्त राज्य कायम करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। तो मिहिर भोज की राजधानी क्या थी भाई? कन्नौज। फिर एक बार साहित्यिक पुनर्जागरण आता है जिसके प्रमुख व्यक्तित्व राजशेखर हैं। 11वीं शताब्दी के आरंभ में एक बार फिर
और दूसरा भोज सामने आता है जो बहुत पराक्रमी और आकर्षक है, और उज्जैनी फिर से एक बड़ी राजधानी बनती है। यह भोज बड़ा अद्भुत व्यक्ति था जिसने अनेक क्षेत्रों में प्रतिष्ठा हासिल की। यह व्याकरण और कोशकार था, साथ ही उसकी दिलचस्पी भेषज और खगोल शास्त्र में भी थी, यानी कि डॉक्टरी में, खगोल शास्त्र में भी थी। उसने इमारतों का निर्माण करवाया और कला और साहित्य का संरक्षण किया। वह स्वयं कवि और लेखक था जिसके नाम से कई रचनाएं मिलती हैं। उसका नाम महानता, विद्वता और उदारता के प्रतीक के रूप में लोक कथाओं और किस्सों का हिस्सा बन गया है। इन तमाम चमकदार टुकड़ों के बावजूद एक भीतरी कमजोरी ने भारत को जकड़ रखा है, जिससे उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि उसके रचनात्मक क्रियाकलाप को भी प्रभावित होते दिखाई पड़ते हैं। यह प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चलती रही और इसने दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत को जल्द प्रभावित किया। वस्तुतः दक्षिण आक्रमणकारियों ने लगातार हमलों का मुकाबला करने के दबाव से बचा रहा। उत्तर भारत की अनिश्चित स्थिति से बचाव के लिए बहुत से लेखक, कलाकार और वास्तुलिपि दक्षिण में जाकर के बस गए। दक्षिण के शक्तिशाली राज्यों ने इन लोगों को रचनात्मक कार्य के लिए ऐसा अवसर दिया होगा जो उन्हें दूसरी जगह नहीं मिला। गर्चे उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, पर जीवन वहाँ समृद्ध था और वहाँ कई केंद्र सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टि से सक्रिय थे। हमेशा की तरह बनारस धार्मिक और दार्शनिक विचारों से गढ़ था। लंबे समय तक कश्मीर भी बौद्धों और ब्राह्मणों के संस्कृत ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र रहा। भारत में बड़े बड़े विश्वविद्यालय रहे हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध नालंदा था, जिसके विद्वानों का पूरे भारत में आदर किया जाता था। यहाँ चीन, जापान और तिब्बत से विद्यार्थी आते थे, बल्कि कोरिया, मंगोलिया और बुखारा से भी। धार्मिक और दार्शनिक विषयों, बौद्ध और ब्राह्मण दोनों के अनुसार के अलावा दूसरे विषयों की शिक्षा भी दी जाती थी। कला और वास्तुशिल्प के विभाग थे, वैद्य का विद्यालय था, कृषि विभाग था, डेयरी फार्म था, पशु भी थे। विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार ज़्यादातर नालंदा के विद्वानों ने ही किया। इसके अलावा बिहार में आजकल भागलपुर के पास विक्रमशिला और काठियावाड़ में वल्लभ विश्वविद्यालय थे। तो भाई बिहार में कौन सा था? भागलपुर। और विक्रमशिला ये है ना, और काठियावाड़ में वल्लभी विश्वविद्यालय थे। गुप्त शासकों के समय में वे उज्जैनी विश्वविद्यालय का उत्कृष्ट हुआ। दक्षिण में अमरावती विश्वविद्यालय था। अमरावती विश्वविद्यालय भाई आज भी है और पहले भी बहुत पुराना था। जो जो सहस्त्राब्दी समाप्ति पर आई, यानी शताब्दी है वो समाप्ति पर आई, यह सब सभ्यता तीसरे पहर जैसा लगने लगता है। दक्षिण में अब भी तेजस्विता और शक्ति शेष थी और वह कुछ और शताब्दियों तक बनी रही, पर ऐसा लगता था जैसे हृदय स्तंभित हो चला हो, उनकी धड़कनें मंद होने लगी हों। 8वीं शताब्दी में शंकर के बाद कोई महान दार्शनिक नहीं हुआ। शंकर भी दक्षिण भारतीय थे। ब्राह्मणों और बौद्ध दोनों धर्मों का ह्रास होने लगता है और पूजा के विकृत रूप सामने आने लगते हैं, विशेषकर तांत्रिक पूजा और योग पद्धति के भ्रष्ट रूप। साहित्य में भवभूति 8वीं शताब्दी आखिरी बड़ा व्यक्ति था। तो भाई साहित्य में आखिरी बड़ा व्यक्ति किसको माना जाता है? भवभूति को। कौन सी शताब्दी में था? 8वीं शताब्दी में। गणित में आखिरी बड़ा नाम भास्कर द्वितीय का है, 12वीं शताब्दी का है। कला में E.V. हैवेल के अनुसार 7वीं और 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक भारतीय कला का महान युग था। यही समय यूरोप में गाथिक कला के चरम विकास का समय था। प्राचीन भारतीय कला की रचनात्मक प्रवृत्ति का ह्रास स्पष्ट रूप से 16वीं शताब्दी में होने लगा। मेरा ख्याल है कला के क्षेत्र में भी उत्तर की अपेक्षा दक्षिण भारत में ही पुरानी परंपरा ज़्यादा लंबे समय तक कायम रही। उपनिवेशों में बसने के लिए आखिरी बड़ा दल दक्षिण से
9वीं शताब्दी में गया था, लेकिन दक्षिण के चोल वंशी 11वीं शताब्दी में तब तक एक बड़ी समुद्री शक्ति बने रहे, जब तक उन्हें श्री विजय ने परास्त करके उन पर विजय नहीं प्राप्त कर ली थी। समय के साथ साथ भारत क्रमशः अपनी प्रतिभा और जीवन शक्ति को खोता जा रहा था। यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी और कई सदियों तक चलती रही। इसका आरंभ उत्तर भारत में हुआ और अंत में यह दक्षिण में पहुंच गई। इस राजनीतिक पतन और सांस्कृतिक गतिरोध के कारण क्या थे, यानी भारतीय संस्कृति का ह्रास क्यों हुआ, आपस में लोगों में भेदभाव क्यों हुए, इसके कारण क्या थे। राधाकृष्णन का कहना है कि भारतीय दर्शन ने अपनी शक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ खो दी। यह सही है कि राजनीतिक स्वतंत्रता खो जाने से सांस्कृतिक ह्रास अनिवार्य रूप से शुरू हो जाता है, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता तभी छिनती है जब उससे पहले किसी तरह का ह्रास शुरू हो जाता है। भारत जैसा विशाल, अति विकसित और अत्यंत सभ्य देश बाह्य आक्रमण के सामने तभी हार मानेगा जब या तो भीतर से खुद पतनशील हो गया हो या आक्रमणकारी युद्ध कौशल में सबसे आगे हो। भीतरी ह्रास भारत में इन हजारों वर्षों के अंत में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है। हर सभ्यता के जीवन में ह्रास और विघटन के दौर बार बार आते हैं, पर भारत ने उनसे बच करके नए सिरे से अपना कायाकल्प कर लिया है। उसमें एक ऐसा सक्रिय अंतःस्थल हो रहा है जो नए संपर्कों से अपने को हमेशा ताज़ा रूप दे करके फिर से अपना विकास करता रहा। कुछ इस रूप में कि अतीत से भिन्न होकर भी उनके साथ गहरा संबंध बना रहा। भारत में हमेशा से व्यवहार में रूढ़िवादिता और विचारों में विस्फोट का बेविचित्र संयोग रहा है। सभ्यताओं के ध्वंस होने के बारे के हमारे सामने बहुत से उदाहरण हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय उदाहरण यूरोप की प्राचीन सभ्यता का है, जिसका अंत रोम के पतन के साथ हुआ। भारतीय सभ्यता का ऐसा नाटकीय अंत न उस समय हुआ और न ही बाद में, किंतु उत्तरोत्तर पतन साफ दिखाई पड़ता है। शायद यह भारतीय समाज व्यवस्था के बढ़ते हुए कट्टरपन और गैर मिलनसारी का अनिवार्य परिणाम था, जिसे यहाँ की जाति व्यवस्था में देखा जा सकता है। जहाँ भारतीय विदेश चले गए, जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया में, वहाँ उनकी मानसिकता, रीति रिवाज और अर्थव्यवस्था किसी में इतना कट्टरपन दिखाई नहीं पड़ता था। अगले 400-500 वर्ष तक वे उन उपनिवेशों में फले फूले और उन्होंने तेजस्विता और रचनात्मक शक्ति का परिचय दिया। स्वयं भारत में गैर मिलनसारी की भावना ने उनकी रचनात्मकता को नष्ट कर दिया। जीवन की निश्चित चौखटों में बट गया, जहाँ हर आदमी का धंधा स्थायी और नियत हो गया। देश की सुरक्षा के लिए युद्ध करना क्षेत्रियों का काम हो गया। ब्राह्मण और क्षेत्रीय वाणिज्य व्यापार को नीची नज़र से देखते थे। नीची जाति वालों को शिक्षा विकास के अवसरों से वंचित रखा गया और उन्हें अपने से ऊंची जाति के लोगों के अधीन रहना सिखाया गया। भारत के सामाजिक ढांचे ने भारतीय सभ्यता को अद्भुत दृढ़ता दी। उन्होंने गुटों को शक्ति दी और उन्हें एकजुट किया, लेकिन यह बात बृहत्तर एकता और विकास के लिए बाधक हुई। इसने दस्तकारी, शिल्प, वाणिज्य और व्यापार का विकास किया, लेकिन हमेशा अलग अलग समुदायों के भीतर। इस तरह खास ढंग के धंधे पुश्तैनी बन गए और नए ढंग के कामों से बचने और पुरानी लकीर पीटते रहने की प्रवृत्ति पैदा हुई। सबसे बड़ी संख्या में लोगों को विकास के अवसरों से वंचित करते हुए उन्हें स्थायी रूप में समाज की सीढ़ी में नीचा दर्जा देकर के यह मूल्य चुकाया गया। इसी कारण हर तरफ ह्रास हुआ, विचारों में, दर्शन में, राजनीति में, युद्ध की पद्धति में, बाहरी दुनिया के बारे में भी जानकारी और उसके साथ संपर्क था।
साथ ही क्षेत्रीयता के भाव बढ़ने लगे। भारत की अखंडता की अवधारणा के स्थान पर सामंतवाद और गिरोहबंदी की भावनाएं बढ़ने लगी और अर्थव्यवस्था संकुचित हो गई। इसके बावजूद जीवनी शक्ति और अद्भुत दृढ़ता बची हुई थी और इसके साथ लचीलापन एवं अपने को ढालने की क्षमता। इसलिए यह बचा रह सका और नए संपर्कों एवं विचारधाराओं का लाभ उठा सका और कुछ दिशाओं में प्रगति भी कर सका। लेकिन यह प्रगति अतीत के बहुत से अवशेषों में जकड़ी रही और बाधित होती रही। तो विद्यार्थियों, युगों का दौर हमने पढ़ा, इसका अध्याय नंबर 3। अगले वीडियो में हम करेंगे इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर। तब तक बने रहिए आप मेरे साथ। मिलते हैं इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।